My dear students, myself Mamta Kakran, Geography Department, GCW, तोसाम। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे वन संसाधनों की। वन संसाधनों के अंतर्गत समरूपता के आधार पर वनों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 भागों में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वन, भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले पतझड़ी वन और चौथा है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाले कोणधारी वन। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वन। संसार में उष्ण कटिबंधीय वन उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और मानसूनी वन के अंतर्गत इनका विवरण किया जाता है। भूमध्य रेखीय वन, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, जैसे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो एरिया पाया जाता है, उस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय वन कहेंगे। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये देखिए आपके समक्ष है भूमध्य रेखीय आर्द्र वन। ये हमारे जो वन होते हैं इसमें मुख्यतः महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़ ये वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वृक्ष, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत ही घने होते हैं और इनमें बहुत सी बेलें, लताएं इसमें लिपटी हुई होती हैं और ये काफ़ी गहरे होते हैं। अगर दूर से इसे देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, तो ये असंख्य पेड़ पत्ते मिलकर इस तरह से एक चंदोवे का निर्माण करते हैं। चंदोवा शब्द का मीनिंग होता है जैसे कि एक टेंट लगा हुआ हो, इस तरह से। और ये इतने सघन होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि यहाँ पर प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी भूतल तक नहीं पहुँच पाती। और इसमें बहुत तरह के परजीवी जो पादप होते हैं वो भी इसमें नज़र आते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं और इनके तने पतले होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और शाखाएं कम होती हैं, बहुत ऊंचाई पर जाकर फूटती हैं। तो इस तरह के हमारे ये भूमध्य रेखीय आर्द्र वन होते हैं। देखिए फिर से, इसमें मुख्यतः महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़ इस तरह के पेड़ मिलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक चित्र मौजूद है, एक मैप है। मैप में जो भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, जैसे है दक्षिण अफ्रीका के जो जायरे बेसिन है, गिनी का तट है, अमेजन नदी का एरिया है, एशिया में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या भारत का जो पश्चिमी घाट है और असम है, इस तरह के क्षेत्र में ये वन मुख्यतः मिलते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस तरह के जो वर्षा वन होते हैं इसमें बहुत सारी प्रजातियां और आबादी वास करती है। दुनिया भर की 80%
जैव विविधता सिर्फ इन्हीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यह जो एरिया होता है इसमें बहुत से पेड़ होते हैं। इसमें जब पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो जैविक सामग्री जो होती है वो शीघ्र ही सड़ जाती है वो, और पोषक तत्वों का निर्माण कर देती है। आइए अब हम उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वन के अंतर्गत ही मानसूनी जो वन होते हैं हमारे, उनका विवरण करते हैं। मानसूनी जलवायु प्रदेश में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, चौड़ी पत्ते वाले होते हैं, और शीत ऋतु के अंत में यानी फरवरी के आसपास ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें मुख्यतः होते हैं जैसे साल है, शीशम है, नीम, आम, पीपल, इस तरह के जो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं वो इसमें आते हैं। ये देखिए आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है। बहुत ही गहरे वन, मानसूनी फॉरेस्ट है ये, बहुत सघन होते हैं ये। अब देखिए हम विश्व में जानते हैं कि मानसूनी जो वन होते हैं हमारे मुख्यतः कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक चित्र मौजूद है। इस चित्र में देखिए आप भारत, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, ये जो एशिया में है मुख्यतः यहाँ मिलते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी मिलते हैं ये, जैसे लाओस है, कंबोडिया, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील का हिस्सा और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्से में ये वन पाए जाते हैं। मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें वर्षा की मात्रा कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। परिणाम स्वरूप मानसूनी वन न तो सघन होते हैं न ही सदाबहार होते हैं, क्योंकि इनके पत्ते झड़ते रहते हैं। आइए अब इसी श्रेणी में हम भूमध्य रेखीय वनों की चर्चा करते हैं। भूमध्य रेखीय वन, जैसा कि इसका भी नाम से ही स्पष्ट है, जो हमारा भूमध्य सागरीय वन है, ये हमारे विश्व में भूमध्य सागर है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे लगभग ये सागर हमारा स्थित है, और उसके आसपास का जो एरिया है वहीं पर ये हमारे वन पाए जाते हैं। और इसमें भी मुख्यतः फलों की खेती अधिक होती है। जो ये हमारे वन है दक्षिण पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। बाकी ज़्यादातर ये मुख्य जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं उनके आसपास ही फलों की कृषि की जाती है। इसे हम विश्व का फल उद्यान भी कहते हैं। ये यहाँ पर आपका ये एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है। तो जो हमारे भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वहाँ जो हमारे वन होते हैं उसे ये कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने एक चित्र मौजूद है, भूमध्य सागरीय वन किस प्रकार के होते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इनके तनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मोटी छाल है तनों के ऊपर, रोएदार और चिकने मोटे पत्ते होते हैं इसमें, और नमी को भी ये हवा में नहीं मिलने देते। और इनकी एक खास विशेषता ये होती है कि जो वृक्ष होते हैं ये
गर्मी के दिनों में भी अपने पत्तों को झड़ने से बचा लेते हैं और ये सारा साल सदाबहार रहते हैं। लेकिन जो विषम जलवायु है वो इन वृक्षों की लकड़ियों को कठोर बना देती है और ये कठोर लकड़ी वाले हमारे वन बन जाते हैं। जो हमारे वन हैं इनमें मुख्यतः जैतून, अंजीर, पाइन, फर, चेस्टनट, रोलेल, वालनट आदि ये प्रमुख होते हैं। और सूर्य के प्रकाश की अधिकता होने के कारण अनेक रसदार फल जैसे नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत ये यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए आपके समक्ष एक मैप है भूमध्य सागर का। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं भूमध्य सागर ये जो वन है हमारे वो भूमध्य सागर के आसपास हैं। जैसे रोम है, इटली, गोयना, बहुत से जो हमारे यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीका का भी कुछ एरिया इसमें आता है। यहाँ पर ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आइए हम आगे करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले जो पतझड़ी वन हैं उनका जिक्र करते हैं। ये वन शीतोष्ण कटिबंध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी यूरोप तुलीय जलवायु वाले प्रदेशों में मुख्यतः मिलते हैं। इन वनों का विस्तार यूरोप, मध्य अमेरिका, पूर्वी एशिया, यूएसए और कनाडा के सेंट लॉरेंस तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में कठोर सर्दी 8 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पर शीत ऋतु में। और सारा साल अच्छी बारिश होने के कारण इनकी लकड़ी कठोर, मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। कड़ी सर्दी से बचने के लिए इन वृक्षों के चौड़े पत्ते सर्दियों के आरंभ होते ही झड़ जाते हैं और पूरी सर्दी ये पत्ते विहीन रहते हैं। अब देखिए इन जो यहाँ के जो वन हैं इनमें कौन कौन से वृक्ष इम्पोर्टेंट हैं यानी वहाँ मिलते हैं। जैसे ओक है, मैपिल, बर्च, चेस्टनट, अखरोट, पॉपुलर, इस तरह के जो वन हैं ये वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो बहुमूल्य लकड़ी है उसका उपयोग मकान, फर्नीचर इस तरह की चीज़ों में अत्यधिक किया जाता है। ये देखिए आपके समक्ष हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वन, पतझड़ी वन। इनके काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं। आगे देखिए आप मैप में अमेरिका का, पूर्वी अमेरिका का कुछ हिस्सा, उत्तरी यूरोप, कनाडा, पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इसी सिलसिले में आगे हम चर्चा करेंगे अब शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाले कोणधारी वनों की। याद रखिएगा इससे पहले हमने किया है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले पतझड़ी वन और अब हम करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाले कोणधारी वन। इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। इनका मुख्यतः फैलाव उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के उत्तरी भागों में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में रहता है। और इसके अतिरिक्त संसार के पर्वतीय ढाल पर
1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन मिल जाते हैं। हमारे भारत में भी इस तरह के ढलानों पर ये वन है, हिमालय के क्षेत्र में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका विस्तार दक्षिणी चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से में पाया जाता है। अब देखिए इन जो ये हमारे वन हैं इनकी विशेषता 30 मीटर या इससे भी अधिक लंबे होते हैं इनके वन, और सीधे होते हैं। इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो पतली और नुकीली होती हैं और वृक्ष से नमी का वाष्पीकरण कम होने देती हैं, और जो हिमपात की जो बर्फ़ की मार होती है उससे बच जाती हैं और पेड़ हमारे सुरक्षित रहते हैं। सारा साल इन पेड़ों से पत्तियां नहीं गिरती, इसलिए ये सदाबहार रहते हैं। ये देखिए आपके सामने मुलायम लकड़ी वाले वन, कोणधारी वन, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इनके जो पत्ते हैं बारीक होते हैं, नुकीले होते हैं, और इन पे अगर बर्फ़ गिर भी जाती है तो जल्दी ही नीचे गिर जाती है। ये देखिए आपके सामने एक मैप है जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, यूरेशिया, यूरोप का उत्तरी भाग, इन भागों में हमारे जो ये वन हैं पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाले कोणधारी वन। आइए अब हम आपको वनों के लाभ के बारे में बता देते हैं। वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ में देखिए भोजन। मानव आदि काल से ही वृक्षों से भोजन प्राप्त करता रहा है। कंदमूल, फल इत्यादि ये भोजन हम वृक्षों से प्राप्त करते हैं। औद्योगिक के लिए कच्चा माल, उद्योगों के लिए वनों से बहुत से उद्योग चलते हैं। बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है हमें। खेलों का, दिया सिलाई, प्लाईवुड, कागज़, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिसमें हम वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियाँ, वनों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और उनसे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं ईंधन के रूप में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वनों से ईंधन प्राप्त होता है, और प्राचीन काल में ईंधन के लिए मुख्यतः लकड़ी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब तो कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लकड़ी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पशुओं के लिए चारा, कई वनों में विस्तृत क्षेत्र पर घास उगती है जहाँ पर पशुओं को चारे के लिए ले जाया जाता है। बहुत से पशु वहीं पेड़ पौधों को ही खाकर अपना निर्वाह करते हैं। आजीविका, वन असंख्य व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं। लकड़ी को काटने, चीरने, वनों पर आधारित बहुत से उद्योगों से लाखों को आजीविका मिलती है। भारत में लगभग 35 लाख व्यक्ति इन वनों से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकारी आय, वन्य उत्पादों से कर के रूप में सरकार को काफ़ी आय प्राप्त होती है, यानी कि सरकार को बहुत सारा टैक्स मिलता है। और 1951-52 में देखिए सरकार ने वनों से 15.22 करोड़ रुपए की आय प्राप्त करी, जो 2001 में 250 करोड़ रुपए हो गई। अब देखिए सरकार को इससे कितनी आय प्राप्त होती है। ये तो बच्चों हमारे प्रत्यक्ष लाभ थे वनों के। आइए हम कुछ अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे मृदा अपरदन पर नियंत्रण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जितने ज़्यादा हम
पेड़ लगाएंगे मृदा का अपरदन उतना ही कम होगा और मिट्टी जैसे जैसे जड़ें समेट कर रखेंगी, पकड़ कर रखेंगी, तो अपरदन होने से रुकेगा। बाढ़ों की रोकथाम। देखो, जब वर्षा होती है तो पेड़ों की जड़ें बहुत सा पानी चूस जाती हैं, बाद में धीरे धीरे वो प्रयोग करती हैं। इसी प्रकार वन बाढ़ों की रोकथाम में भी बहुत मदद करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में वनों की जब कटाई हुई है और इसी कारण वनों की कटाई के कारण ही बाढ़ का प्रकोप बढ़ता रहा है। मरुस्थलों के प्रसार पर नियंत्रण। देखो बच्चों, जैसे जैसे हम वृक्षों को काटते जाते हैं तो वृक्षों की जो जड़ें हैं रेत के कणों को जकड़ कर नहीं रख सकती और धीरे धीरे मरुस्थल का निर्माण होने लगता है। और इसके विपरीत अगर हम वृक्ष लगा के रखेंगे तो रेत के कणों को जकड़े रखेंगी और मरुस्थल का निर्माण नहीं होने देंगी और हमारा जो मरुस्थलीय एरिया है वो कम रहेगा। दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब, राजस्थान में मरुस्थलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अब वन लगाए जाने लगे हैं। जलवायु पर प्रभाव। देखो बच्चों, वन जिस एरिया में ज़्यादा रहते हैं उनके पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम रहता है, जबकि जब आर्द्र वायु इनके ऊपर से गुजरती है तो संघनन होता है और बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो जहाँ पर वृक्ष अधिक होते हैं वर्षा वहाँ पर अपेक्षाकृत, जहाँ वृक्ष कम है, अधिक होती है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। भूमि पर गिरे हुए जो पेड़ों के पत्ते होते हैं कुछ दिनों में वो सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं और इससे जो हमारे मिट्टी की उर्वरता है यानी जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वन संसाधन का जो अध्याय था वो समाप्त होता है।